छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी की कला अब खुलकर सामने आने लगी है। बीजेपी ने पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी को रायपुर जिला अध्यक्ष बनाया है, लेकिन क्या पार्टी नेतृत्व का यह फैसला बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया। रायपुर जिले के कई कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के साथ इन कार्यकर्ताओं ने एक पत्र भी लिखा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पार्टी को चुनाव हराने वालों को पार्टी का पदाधिकारी बनाया गया है, पार्टी में वरिष्ठता को सही जगह नहीं दी गई है। इस पत्र को लेकर श्रीचंद सुंदरानी का कहना है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी पूर्व जिला अध्यक्ष ने जो नियुक्तियां की थी उनको लेकर है। ये सब नियुक्तियां नए जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा के बाद की गई, लेकिन इसके बारे में उनसे सलाह भी नहीं ली गई। सुंदरानी का कहना है कि उनको जिला अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में ये इस्तीफे नहीं दिए गए हैं। तो रायपुर में बीजेपी में कलह अब खुलकर सामने आ रही है। सुंदरानी के जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कुछ लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। न मेरे से मंडल अध्यक्ष जी ने पूछा, न पूर्व विधायक के नाते पूछा। ये कमेटी एक तरफा घोषित हुई है। ये लोग कल मेरे से भी मिले थे, इन्होंने इस्तीफा मुझे दिया है। मेरे विरोध का कोई इस्तीफा नहीं है, ये मंडल अध्यक्ष के खिलाफ इन्होंने इस्तीफा दिया है। ये मेरे पास आए थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है, मैं इसके वरिष्ठ नेताओं के पास रख दूंगा। और रायपुर ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेश, राजधानी रायपुर में बीजेपी की कला खुलकर सामने आई है, आधार क्या है और भविष्य क्या है इसका? देखिए, 4 दिन हुए हैं श्रीचंद सुंदरानी को जिलाध्यक्ष बने हुए और आज उनके पास दर्जन भर कार्यकर्ताओं की इस्तीफे की सूची पहुंच चुकी है। जाहिर है कि जो पार्टी में भीतरी कला है वो अब खुल करके सामने आने लगी है। मामला ये है कि जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं राजीव अग्रवाल, उनके खेमे के जो मंडल अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी ओर से नियुक्तियां कर दी। अलग अलग मंडल स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्तियां कर दी, लेकिन इस नियुक्ति से पहले विधायक से ही नहीं पूछा। उस इलाके में जो विधायक चुनाव लड़ चुके हैं, जो मौजूदा जिलाध्यक्ष हैं, उनसे भी नहीं पूछा। जबकि जिलाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद मंडल की नियुक्तियों के लिए जिलाध्यक्ष की राय ली जाती है और मंडल अध्यक्ष उन नामों की घोषणा करते हैं। लेकिन चूंकि मंडल अध्यक्ष पहले से चयन हो चुके थे और जिलाध्यक्ष बाद में बने हैं, इसलिए मंडल अध्यक्ष ने बगैर जिलाध्यक्ष से चर्चा किए नामों का ऐलान कर दिया। इसके बाद स्थिति फूट की बन गई है और यह कॉपी जो इस्तीफे की है न सिर्फ श्रीचंद सुंदरानी जो कि जिलाध्यक्ष हैं उनको भेजी गई है, पुराने संगठन महामंत्री राम प्रताप सिंह को भी, मौजूदा संगठन महामंत्री पवन साय को भी इसे भेजा गया है और उसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष है विष्णुदेव साय, उनको भी इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है। जाहिर तौर पर जो सियासत है बीजेपी के भीतर, जो अंदर खाने में जो कलह चल रही है वो अब निकलकर सामने आने लगी है। इसके पहले जो है वरिष्ठ नेता बहुत संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है इस तरह की बातें निकलकर सामने आने लगी है। देवेश, तो जिन कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है वो किसी गुट के माने जाते हैं क्या? जाहिर तौर पर श्रीचंद सुंदरानी अगर जिलाध्यक्ष बन जाएं और उनके क्षेत्र के लोग अगर इस्तीफा दें तो उनके गुट को समझने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से श्रीचंद सुंदरानी 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की थी, इस बार उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। तो इन परिस्थितियों में अगर मंडल लेवल पर लोग इस्तीफा दे रहे हैं तो ये समझा जा सकता है कि वो किसके गुट के होंगे। और तब जबकि वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जिन्होंने चुनाव में खिलाफ काम किया है, तो किस चुनाव में खिलाफ काम किया है? तो उस क्षेत्र के जो विधायक प्रत्याशी थे श्रीचंद सुंदरानी को हराने का जिन्होंने काम किया है, उनके नामों को पदाधिकारी बनाए जाने पर कुछ कार्यकर्ताओं को आपत्ति है। तो आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ता जो है वो किसके समर्थक माने जाएंगे और किसके करीबी माने जाएंगे, जिन्होंने इस्तीफा जो है वो अपने जिलाध्यक्ष को सौंप दिया है। जी, तो अब आगे क्या, इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई शिकायत की गई है या की जाएगी भविष्य में आला कमान के पास, या कुछ कठोर कदम उठाए जाएंगे ताकि ये कला जो खुलकर सामने आ रही है ये आगे पार्टी के लिए नुकसानदायक न बन जाए? देखिए, पहले इस स्थितियों को मेंटेन करने का प्रयास जरूर किया गया होगा। आमतौर पर राजनीति में इस तरह की चीजें हो जाती हैं कि मंडल स्तर पर या जिला स्तर पर कई पदाधिकारियों के। मैं आपको रोकूंगा देवेश। पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। एक कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा क्यों दे दिया? नहीं, देखिए, मेरी जहाँ तक नॉलेज है ऐसा कोई भी कार्यकर्ता नहीं है जिसने इस्तीफा दिया है ना। और अभी मैं मंडल अध्यक्षों की बैठक लेकर के अभी आकर के बैठा हूँ, तो कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं आया है जिसने
इस्तीफा दिया है या जो नाराज है, ऐसा कोई नजर में आया नहीं। आपसे सवाल करेंगे देवेश तिवारी, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वो आपसे सवाल करेंगे। जी देवेश, राजीव जी, इस समय आप जिलाध्यक्ष के पद पर हैं या आपने अपना प्रभार श्रीचंद सुंदरानी जी को सौंप दिया है? नहीं, आज ही बैठक किया हुआ, उसमें श्रीचंद जी को दिया गया है कि वो अपना कार्यभार शुरू करें। राजीव जी आप बने रहिए, सुंदरानी जी खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब देवेश, हमारे साथ सुंदरानी जी भी जुड़े हुए हैं, आप बात कर सकते हैं। राजीव जी, आज आपने जो बैठक की है वो जिलाध्यक्ष होने के नाते की है या पूर्व जिलाध्यक्ष होने के नाते की है? नहीं, आज तो मैं जो बैठक लिया जिला अध्यक्ष होने के नाते लिया, और उसमें मैंने जो वर्तमान में हमारे जो नए जिलाध्यक्ष बने हैं उनको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया कार्यकर्ताओं से, और कार्यकर्ताओं से निवेदन किया मंडल अध्यक्षों से कि आगे से आप हमारे जो नए जिलाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में काम करें। देवेश सुंदरानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए तो हैं। आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है इस्तीफे की, और आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे तो इस्तीफे की जानकारी चल रही है। सुंदरानी जी, क्या आप बता पाएंगे कि आपको कोई इस्तीफे की कॉपी मिली है कार्यकर्ताओं की? देखिए, मेरे से मुलाकात किए थे कार्यकर्ता, वो मंडल अध्यक्ष से थोड़ा सा उनको विवाद है, वो विवाद बैठ के सुलझा लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वो उन्होंने लिख के दिया है मुझे एक पत्र, लेकिन मैंने देखा कि कोई आपस में बैठ के सुलझा लिया जाएगा, एक मंडल का मुद्दा है। राजीव जी, आप तो इनकार कर रहे हैं। देखिए, आपके जिलाध्यक्ष, नए जिलाध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं कि इस्तीफा मिला है। अब वो जो आए हैं तो नए जिलाध्यक्ष को किया होगा, मेरे पास कोई कार्यकर्ता नहीं आया। तो राजीव जी, आपके दल में अभी नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, ये चल क्या रहा है कि आप कह रहे हैं कि इस्तीफे की जानकारी नहीं है? आज आप बैठक कर रहे हैं अपने नए जिलाध्यक्ष के साथ, और नए जिलाध्यक्ष बता रहे हैं कि शंकर नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। आज मेरी बैठक हुई है, बैठक में शंकर नगर मंडल अध्यक्ष भी आए थे, उन्होंने भी सामने कोई बात नहीं रखी कि इस्तीफा किसने दिया है, क्या दिया, और श्रीचंद से मेरी विषय में कोई चर्चा नहीं हुई है। और जैसे कार्यकर्ताओं में किसी में असंतोष हुआ भी होगा तो उसको एक बात को सुलझा लेंगे। और नरेंद्र निर्मलकर जो है वो पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं, क्यों रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, नाराजगी आती है किसी न किसी बात सुनता लेंगे। सुंदरानी जी, आज आपके साथ बैठक में राजीव अग्रवाल जी भी मौजूद थे। क्या आपने पूर्व जिलाध्यक्ष से संबंध में कोई चर्चा नहीं की कि मंडल अध्यक्ष इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? देखिए, वो बैठक का मुद्दा नहीं है, वो हम मंडल अध्यक्ष के साथ बैठ के और नरेंद्र निर्मलकर के साथ बैठ के इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई छोटी मोटी बात अगर नीचे लेवल पे आती है तो बैठ के सुलझा लेंगे। और आज की बैठक परिचयात्मक बैठक थी। राजीव अग्रवाल जी ने सारे मंडल अध्यक्षों को बुला के मेरे से नए अध्यक्ष के रूप में मेरा परिचय कराया, और आगे के लिए राजीव अग्रवाल जी ने उनसे निवेदन किया कि अध्यक्ष के रूप में आदरणीय श्रीचंद सुंदरानी जी के साथ वैसे ही मदद करेंगे। ठीक है श्री सुंदरानी जी, अब आपने जिम्मेदारी संभाली, उम्मीद यही है कि आपके कार्यकर्ता आपका समर्थन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका श्रीचंद सुंदरानी जी, राजीव अग्रवाल जी, और देवेश आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये बीजेपी की कलह जो खुलकर अब सामने आई है, अब इस पर हालांकि कोई साफ बताने पर तैयार नहीं है कि हुआ क्या था, वजह क्या है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उम्मीद यही है सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए व्यापम से जारी हुए रिजल्ट की वैधता को 1 साल बढ़ा दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में मंत्रालय से आदेश जारी किए हैं। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय ने 9 मार्च 2019 को 14,580 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में कहा गया था कि रिजल्ट की लिस्ट रिजल्ट जारी होने के 1 साल तक वैध होगी, लेकिन कोरोना के चलते भर्ती की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। इसलिए विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने व्यापम से मिली रिजल्ट की सूची में अब 1 साल की और बढ़ोतरी कर दी है।
भूपेश सरकार के फैसले पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी ने कहा है कि सरकार बेरोजगारों के साथ छलावा कर रही है। तारीख बढ़ाने के फैसले से लगता है कि सरकार नियुक्ति करना ही नहीं चाहती। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि सरकार ने वैधता इसलिए बढ़ाई है ताकि नियुक्ति मिल सके। कोरोना के कारण फिलहाल देरी हो रही है। ये सरकार कहीं न कहीं लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धोखे में रखना चाहती है। वो जो घोषणाएं करती है उस पर अमल नहीं होता। वो जो योजनाएं लागू करना चाहते हैं उसके लिए तो पैसे का व्यवस्था कर लेते हैं। लोगों को रोजगार देना, नौकरी देना, उसके लिए पैसों की व्यवस्था नहीं होने की बात करना, ये कहीं न कहीं गलत है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि किया गया वादा जल्द पूरा करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। हमारी सरकार ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। 15,000 शिक्षकों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। क्योंकि कोरोना काल है इसलिए उनको अभी तत्काल नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। कोरोना के कारण कहीं दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन स्थितियां सामान्य होने पर सबकी नियुक्ति की जाएगी। अब बात कोरोना की। छत्तीसगढ़ में कोरोना लगातार बेलगाम होता जा रहा है और इस समय बड़ी खबर यह है कि राजनांदगांव में पूर्व महापौर और वर्तमान में निगम की नेता प्रतिपक्ष शोभा सोनी की कोरोना से मौत हो गई। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से उन्हें रायपुर स्थित एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और इस महामारी से जंग में शोभा सोनी ने अपनी जान गंवा दी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। रमन सिंह ने आरोप लगाया है कि पूरे देश में कोरोना से लड़ाई में सबसे कमजोर भूपेश बघेल सरकार रही है। टेस्टिंग में फिसड्डी रही सरकार की बद इंतजामी के चलते रिकवरी रेट में भी छत्तीसगढ़ सबसे नीचे है। प्रदेश में कोरोना पैर पसार रहा है और सीएम सिर्फ आलाकमान को खुश करने के लिए लोकार्पण और शिलान्यास में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी कोरोना को लेकर बघेल सरकार पर निशाना साधा है। देखिए। कोरोना का बम फूटा और जिस प्रकार से 1884 से ऊपर मामले आज छत्तीसगढ़ में आए हैं, इस प्रकार से बेतहाशा जो वृद्धि हो रही है, इसका प्रमुख कारण है सरकार की असफलता, गाइडलाइन नियमों की अवहेलना। हमारा रिकवरी रेट है छत्तीसगढ़ का 53.2% है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे तो अलग अलग राज्यों को देखेंगे तो हमसे सब बेहतर स्थिति में। तो ये उम्मीद की जा रही थी और चर्चा में आई स्वास्थ्य मंत्री जी का कि मंगलवार तक हम 20,000 टेस्टिंग में पहुंच जाएंगे, लेकिन जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उससे काफी दूर है। जिस प्रकार से कोरोना की वृद्धि हो रही है, लेकिन उस प्रकार से रिकवरी रेट भी नहीं आ रही है, सैंपलिंग भी नहीं हो रही है और न ही उचित व्यवस्था कर पाने में सरकार विफल है, सरकार असफल है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बार और क्लब संचालकों को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन में उनका कारोबार बंद था, जिसे देखते हुए उनके 5 महीने का लाइसेंस शुल्क माफ किया है। इसके साथ ही FL3 होटल, रेस्टोरेंट, बार और क्लब के बढ़ाए गए लाइसेंस शुल्क को भी कम कर दिया है। कोरोना की वजह से 5 महीने तक बार और क्लब बंद रहे थे। 1 सितंबर से बार और क्लब को खोलने की अनुमति दे दी गई है। अनुमति के साथ ही सरकार ने होटल और बार पर मेहरबानी करते हुए 5 महीने का लाइसेंस और गारंटी शुल्क भी माफ कर दिया है और अब होटल और बार संचालकों को 12 महीने की जगह 7 महीने का ही लाइसेंस शुल्क देना होगा। वहीं गारंटी शुल्क में भी राहत रहेगी। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान व्यापार में नुकसान हुआ और उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
5 महीने के बाद छत्तीसगढ़ में 1 सितंबर से बार और क्लब खोले जा चुके हैं। बार और क्लब को खोले जाने के साथ कुछ और भी अहम फैसले लिए गए हैं। इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ आबकारी मंत्री कवासी लखमा हैं। 1 तारीख से बार और क्लब खुल गया है, इसके साथ और कौन कौन से फैसले आप लोगों ने लिए हैं बार और क्लब को लेकर? आज हम लोग ने भारत सरकार का गाइडलाइन के आधार पर 5 महीना क्लब बार को बंद रखा था। उन्हीं के गाइडलाइन के आधार पर हम लोग 1 सितंबर से बार को क्लब को खोल दिया गया है। उसके साथ साथ व्यापारी लोगों को नुकसान नहीं हो, आम आदमी को नुकसान नहीं हो, इसका महत्वपूर्ण फैसला लेके माननीय भूपेश बघेल जी का सरकार, कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ का सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि आज कोरोना के समय में भी हम लोग राहत देने में पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए 5 महीना का जो टैक्स होता था वो पूरा तरह से टैक्स को माफ किया गया है। ये जो आप लोगों ने राहत दी है, क्या क्लब और होटल बार के जो संचालक हैं उन्होंने मांग की थी, आप लोगों ने खुद से ये फैसला लिया है? नहीं, पहले से मांग कर रहे थे। जब भी ये होटल खोलेगा हमारा पास भी 10 बार आए, मुख्यमंत्री के पास भी गए, हम लोग उनके ही ध्यान रखते हुए उन लोग जो मांग रखे थे उनका मांग को हम लोग बोले थे कि इसको समय आएगा जब बार और क्लब खुलेगा उस समय हम लोग इसका विचार किया जाएगा। उनको आश्वासन दिया था, मुख्यमंत्री भी आश्वासन दिया था, मैं भी आश्वासन दिया था, उसी का पालन करते हुए इनको माफ किया गया। अनलॉक हो गया है लेकिन कोरोना तो अब भी है, तो होटल और बार के जो संचालक हैं उनको क्या निर्देश दिया गया है, किस तरह के एहतियात बरतने हैं? उसको जो कोरोना का गाइडलाइन है उनको जैसा पालन हमारा दुकान में जो हो रहा है, हमारा पूरा जिला में दुकान चल रहा है, उसमें वैसे पालन इनको भी करना पड़ेगा। 5 महीने के बंद का असर बार और क्लब पर ना पड़े, इसके लिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि लाइसेंस शुल्क और गारंटी शुल्क नहीं लिया जाएगा। जी मीडिया के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर।